अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। इदारे कहते हैं हमारी इज्जत करो, हमें इज्जत की निगाह से देखो, हम आप पे जो मर्जी जुल्म करें, नाइंसाफ़ी करें, तौहीन हो जाती है इदारों की, अदालतों की तौहीन हो जाती है। चीफ इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहने पर तौहीन हो जाती है, फिर मुंशी जो होते हैं उनको क्या कहा जाए। उसके बाद हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनकी तौहीन हो जाती है। उसके बाद आप देखते हैं कि आए दिन तौहीन तौहीन लफ्ज़ आपको मिलेगा, फलां की तौहीन की है, फलां की है। ये चीज़ें हमारे माशरे का हिस्सा बन चुकी हैं। कल पुलिस ने जिस तरह फवाद चौधरी को पेश किया अदालत में, अब जो तरीकाकार था, मुंह पे कपड़ा डाला हुआ, हाथ कड़ी लगी हुई, और फिर जो हालत वहाँ पे देखी गई वो आप सबके सामने है। ये तरबियत है उस पुलिस की जो आज अवाम की दुश्मन बन चुकी है। लोग तो अब पाकिस्तान की फ़ौज को भी अच्छा नहीं समझते, मगर मैं नहीं ये कहूँगा, क्योंकि जो ऊपर की क़यादत है वो आपकी ठीक है, उससे कौम मुतमिन नहीं है। लेकिन पूरी फ़ौज की तो कुर्बानियाँ हैं, चाहे कोई जंग हमने जीती या नहीं जीती, वो एक अलग कहानी है। वो भी इसलिए कि शायद हम ज़्यादा सियासत में चले गए। अगर सियासत में हिस्सा ना लेते ज़्यादा तो जंगें जीतनी भी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। कश्मीर का मसला भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। मगर जब आप अपनी जगह छोड़ के दूसरों में जाके टांग अड़ाते हैं तो मेरा ख्याल है वहाँ पे अपने फ़र्ज से भी आप बेवफाई कर रहे होते। सबसे पहले जमशेद दस्ती साहब सुनते हैं क्या कहते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। सदक़ल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई अफसोस कि जनाब फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी और हमारे इदारों पे सवालिया निशान, खासकर हमारी अदलिया पे। मुल्क किस तरफ जा रहा है पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है। मुजरिम कौन है, बदमाशी कौन कर रहा है, और इस वक्त मुल्क में जो गुंडा राज है वो किसका है। आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपने प्यारे वतन के जो हालात है उससे वाकिफ है। बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत एक जिम्मेदार के, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी की पुरजोर मजम्मत करता हूँ, और मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जनाब चीफ जस्टिस साहब और तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहबान से सवाल करता हूँ कि आइन कहाँ है, मुल्क किस हालात में खड़ा है, और आईनी जिम्मेदारियां कब आप निभाएंगे। पाकिस्तान जख्मी है, मसाइल का शिकार है, और तमाम हालात मेरी खूबसूरत अदलिया के सामने है। अगर इतनी गुंडागर्दी, इतनी दहशतगर्दी होगी कि एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन, सुप्रीम कोर्ट का वो सीनियर वकील है, और उसकी चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करके और इतनी बड़ी गुंडागर्दी पुलिस करे, और उसके बाद पूरी कौम इस जालमाना कार्रवाई की मजम्मत करे, और फिर हमारी अदालतें सुमोटो ना लें और इस जुल्म के बारे में, इस ज्यादती पे खामोश रहें, तो फिर मेरा हक बनता है कि मैं कहूंगा कि हमारी अदलिया इसकी जिम्मेदार है। हमारी अदलिया इस जुल्म और ज्यादती और जबर के साथ खड़ी है। हम इसको नहीं बर्दाश्त करेंगे। मुझे दुख है, मुझे तकलीफ है, जैसे मुझे तकलीफ है पूरी पाकिस्तानी कौम को तकलीफ है। फवाद चौधरी का जुर्म क्या है, उसने सही कहा है। क्या हमारा इलेक्शन कमीशन वो आईनी जिम्मेदारियां निभा रहा है? वो किस जमात की सपोर्ट कर रहा है? सिकंदर सुल्तान राजा को किसने लगाया था? वो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की पैदावार है, और करप्ट तरीन ब्यूरोक्रेट था। वो बतौर उसकी जो माजी की सर्विस थी को उन्होंने काफी ओहदों पे काम किया ब्यूरोक्रेसी में, मगर वो बदनाम था, करप्ट था, और उसको लगवाने वाला भी जो है उसका कहूंगा वो कमर जवेद बाजवा, वो भी एक करप्ट डिक्लेयर होके वो रुसवा होके गया। इस पे हम खामोश नहीं बैठेंगे।
ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، الیکشن کمیشن کا احترام کرتے ہیں، مگر الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ جب غیر آئینی غیر قانونی کام کرے گا اور ایک جماعت کو، وہ تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرے گا، بلکہ میں کہوں گا کہ سکندر سلطان راجہ ایک وحشی درندے کی طرح امپورٹڈ حکومت زرداری اور نواز شریف کا ٹاؤٹ بن کر غیر آئینی قدم اٹھائے گا کہ ہم خاموش رہیں گے کہ ہم ان کی بزدل اور گھٹیا ایف آئی آروں یا ہتکڑیوں سے ڈر جائیں گے؟ غیرت مند قومیں کھڑی ہوتی ہیں سچ کے لیے. ہم قانون اور آئین کی رکھوالی کی بات کر رہے ہیں جو غیر آئینی. یہ الیکشن کمیشن کا غیر آئینی جبرانہ ایک ظالمانہ اقدام ہے کہ اس نے گھٹیا اور بزدلانہ ایف آئی آر درج کر کے ثابت کیا کہ وہ نواز شریف اور زرداری کا ایک پٹھو کا کردار ادا کر رہا ہے. اچھا، یہ جمشید دستی کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوا تھا. آپ کے علم میں ہے کہ ہماری پارلیمنٹ میں غریب کی کوئی جگہ نہیں ہے. خواجہ آصف جیسے حرام خور، خواجہ سعد رفیق جیسے حرام خور، شہباز شریف، رانا ثناء اللہ، کس کس کا نام لو. اچھا، مزے کی بات یہ ہے جتنا بڑا کوئی حرام خور ہوگا اتنا بڑا اس کو عہدہ دیا جائے گا. الیکشن کمیشن کی کل کی اب سوشل میڈیا پہ منچی شروع ہو گیا. ہر بندے کا یہ خود ایسا خود موقع دیتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی نام ایسا پڑ جائے کہ بعد میں جب وہ پینشن پہ جائے تو ذلت و رسوائی اس کا مقدر مان جائے. انہوں نے وعدے کیے ہوتے کہ اگر آپ یہاں سے کہیں پہ ادھر ادھر ہو جائیں گے آپ کو کوئی اور ذمہ داری دے دیں گے. یہ ہے طریقہ واردات پاکستان، ایک ہی سسٹم کو چلانے کے لیے پھر ان کی نسلوں کو آگے لے کے آتے ہیں، اور اسی چیز نے پاکستان کو تباہ کر دیا. اگر آپ کے آج ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں کہاں پہ چلا گیا. یہ گورنمنٹ روزانہ آپ کو خواب دکھاتی ہے. اب 1 فروری کو قیمتیں بڑھا کے کوشش کرے گے، مگر آپ لکھ لیں یہاں پہ کہ یہ ڈالر رکنے والا نہیں ہے. یہ 300-400 روپے تک بھی جا سکتا ہے. ملک کا بیڑا گرک کر دیا ان لوگوں نے. اور عدالتوں کی بات جس طرح جمشید دستی نے کی، ہماری عدالتوں کی جو حالت ہے وہ آپ سب کے سامنے. عدالتیں جو ہے وہ اگر اچھے فیصلے کرتی تو لوگ ان کی عزت کرتے، ان کا احترام کرتے. ایک چیز ذہن میں رکھیں، اگر آپ انصاف سے چل رہے ہیں، فیصلے اچھے کر رہے، چاہے وہ آپ الیکشن کمیشن ہے چاہے کہیں پہ بھی ہے، تو جناب کوئی آپ کو غلط نہیں کہتا. جب آپ کے 8 کیس آپ نے پی ٹی آئی کے خلاف کی، وہ سارے کے سارے سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دی. وہاں سے آپ کی اصل کرتوت سامنے آ گئی. ان لوگوں نے اس وقت تک پاکستان کو نہیں چھوڑنا جب تک پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ پاکستان کو اور نقصان پہنچائیں گے. جو باہر بیٹھے ہوئے ان کو بھی موقع مل رہا ہے. ہندوستان ہے، آج اگر حملہ کرتا، ہمارے پاس تو ایک پیسہ نہیں، آٹا نہیں ہے کھانے کے لیے، ہم کس طرح اس کا مقابلہ کر سکتے؟ یہ سوچنے کی باتیں. اور یہ نہ سمجھیں کہ اس کو پتہ نہیں ہے، ہر ایک کو پتہ ہے. ان کے وزیر اعظم نے صاف کہا تھا کہ میں نے ان کو پوری دنیا میں مانگنے کے لیے مجبور کر دیا. اب ایک لڑکی کا پہلے بیان سنتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. جی خان بھی لگایا، باقی سب اس کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. سنیں. منوسا اس کا بھی لگا دو. ان کے گھروں میں اپنی جو اولادیں پیدا ہو رہی نا اس کا الزام انہوں نے عمران خان بھی لگایا، باقی سب اس کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. منوسا یہ ہماری خواتین بھی پیچھے نہیں ہے. اور یہ لڑکی سوشل میڈیا سے یہ مجھے ملی، مجھے بڑی ہنسی آئی. یہ وہ کہہ رہی کہ ان کے گھر میں جو اولادیں پیدا ہو رہی ہیں ان کا الزام باصبری انہوں نے لگایا، وہ بھی لگا دو کہ عمران خان نے. مگر غیر اخلاقی یہ چیز ہے. آپ کو اس لیے میں سنوانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے اپنا جو ہمارے سیاستدان ہیں عزت کا جنازہ خود نکالا ہوا. اگر یہ چاہتے کہ قوم ان کی عزت کرتے، قوم کی بیٹیاں ان کی عزت کرتی، تو میرا خیال ہے انہیں کچھ قوم کے لیے بھی کرنا چاہیے تھا. صرف اپنی فیملی کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے نہیں صرف کرنا چاہیے تھا. تو یہ ابھی آپ دیکھیں کہ آغاز ہے. 30 سال سے یہ پاکستان کو برباد کرنے پہ لگے ہوئے. میرا خیال زیادہ عرصہ ہو گیا ہوگا، لیکن کوئی خدا تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ ابھی تک پاکستان چل رہا ہے، دھکا لگا کے چل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ پاکستان میں وہ گاڑیاں ہوتی ہیں دھکا سٹارٹ، وہ والا سلسلہ چل رہا ہے. دھکا لگاتے ہیں، تھوڑا سا اس کو چلاتے ہیں. اور پھر آج جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ سب سے ضروری یہی ہے، عمران خان کو گرفتار کرنا، فواد چودھری کو گرفتار کرنا. یہ سب سے بڑی توہین بنی ہوئی ہے اس وقت. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. سارا الزام جب سے پاکستان بنا ہے عمران خان پہ لگا رہے.
गवर्नमेंट में ये लोग रहे, दोनों खानदान पाकिस्तान की हालत ये ठीक करने के लिए आए थे, बर्बाद इन्होंने किया हर कुछ, और कुछ भी है लीजिए 3.5 साल में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। आप खुद अंदाजा लगाएं, आज भी चंद एक लोग सोशल मीडिया पे वो भी नून लीग के हक में बोलते हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर नून लीग ने गवर्नमेंट की थी तो फिर पाकिस्तान की हालत बेहतर होनी चाहिए थी। हम बातें तो चाइना की करेंगे, तुर्की की करेंगे, मलेशिया की करेंगे, सिंगापुर की करेंगे, मगर हमारी हालत आप देख ले वो क्या है। अभी एक और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनके मतलब क्या सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये भी आपको सुनाते हैं। जवेद हाशमी साहब आपके इलम में है, ये जेल में भी रहे मुशर्रफ दौर में शायद, और इनके ऊपर बगावत का मुकदमा बना। मुकदमा हम बड़ी जल्दी बनाते हैं, काम हम करें ना करें कोई भी, हम कहते हैं कि हम काम भी ना करें और हमारी बल्ले बल्ले भी हो जाए। ये सुनते हैं जी। ये मैं आसिम साहब के लिए सुने। अर्ज कर रहा हूँ कि मैं आपको निजात दहिंदा नहीं समझता। आप भी उसी तरीके के एक जर्नल हैं जैसे वो चोर थे। आपके बारे में भी मैं खुशफहमी में मुब्तला तो हो सकता हूँ, लेकिन जिस निज़ाम का आप हिस्सा है मैं आपको उन जर्नलों से काट के दूसरी तरफ नहीं देख सकता। अगर आपके अंदर हिम्मत है, ये आपके लिए बात कर रहा हूँ, बच्चों को गवाह बना के हिम्मत है तो फिर खड़े हो जाए, इनसे सबसे कोर्ट मार्शल करें, तनख्वाहें घटाएं, प्लाट देना बंद करें। ये DHS के अंदर जो आपने लूट मार की हुई है, जितनी की हुई है वो भी वापस करें, क्योंकि जो आप ले चुके हैं प्लाट वो आपके नहीं है, आपके बच्चों के नहीं है। आपके बच्चों के हम मुस्तकबिल के लिए क्यों मरे, क्यों लड़े? ऐसी आर्मी के लिए लोग नफरत करना शुरू कर देते हैं। वो मोहब्बत नफरत में बदलने को करीब तर है। फिर कहाँ खड़े होगे? मुल्क को तोड़ने वाले ना बनो, मुल्क को जोड़ने वाले बनो। बस यही मेरा आज का पैगाम है। अच्छा, ये एक बड़ा अहम मसला पाकिस्तान का। फौज पे इल्ज़ाम है कि ये प्रॉपर्टी डीलर है, इनको ज़मीनें दी जाती है, जंग ये कोई जीती है या नहीं जीती, मेरा ख्याल वो आप सबको पता है, मैं उस पर क्या कहना। मगर प्लाट चाहिए इनको, ज़मीनें चाहिए, महंगे महंगे फार्म हाउस चाहिए जहाँ पे ये अपनी नस्ल की परवरिश कर सके। आज अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये मैसेज दिया गया है जवेद हाशमी ने, तो मकसद ये है कि अपने आप को बदलो। अगर आप चाहते हैं कि कल फौज में और जो हमारी आवाम है उसमें दूरी ना बढ़े, तो आपको कहीं ना कहीं से तब्दीली का आगाज़ करना होगा, और वो आपके पास एक अच्छा मौका है। इन लोगों के जड़ ना बने जो सियासी रहनुमा है। आपको ये भी पता चल चुका होगा, ये लोग आपको इस्तेमाल करते हैं। कमरजावेद बाजवा ने जो मिलकर इनके साथ किया, आज यही सियासी पार्टियों के लोग उसके ऊपर भी लानत भेज रहे हैं। 3 साल का अरसा कुछ ज़्यादा नहीं होता। 3 साल के अरसे में आपके पास इतना वक्त है कि आप ये सिस्टम को तब्दील करें। और अगर आप देखेंगे कि जैसे ही सिस्टम तब्दील होगा, लोगों को नज़र आ जाएगा कि वाकई चेंजिंग आई है, तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, एहतराम करेंगे। जो सोशल मीडिया पे आपकी तस्वीरें इस वक्त चल रही है, वो कोई अच्छी, मेरा ख्याल है वहाँ पे कोई ऐसा पैगाम अच्छा नहीं दे रही कि जिसकी वजह से मेरा जो मकसद कहने का है कि कमरजावेद की तरफ पैगाम जा रहा है कि वही हालात बनते जा रहे हैं। आज जो भी पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम कर जाएगा, पाकिस्तान को बचाएगा, पाकिस्तान का जो हलफ लिया सिर्फ उसी के मुताबिक चलेगा। जो कुरान आपने हिफज किया है उसका तर्जुमा ही पढ़ लें, वो भी आपकी मदद करेगा। अगर आपकी समझ में कुछ आ गया, लग नहीं रहा अभी तक कि कुछ चीज़ समझ आई हो, जिस तरह मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ। कुछ लोग कहते जी पाक फौज के खिलाफ बात सोशल मीडिया पे की जाती है, वो कोई पाक फौज के खिलाफ बात नहीं करते, वो उन लोगों के खिलाफ बात करते हैं जो पाक फौज की क़यादत करते हैं और गलत इस्तेमाल करते हैं अपने इख्तियारात को। इलेक्शन कमीशन भी अपने इख्तियारात को गलत इस्तेमाल कर रहा है, और भी
लोग जो हमारे वजीर है, मशीर है, सब इसी काम में लगे हुए। कवानीन का आपको किसी को पता नहीं है। ये कोई बिल पास होना हो तो आपको पार्लियामेंट में नहीं पता होता कि कौन सा बिल पास हुआ है। ये आप लोगों की हालत है। तो जनाब सोचिए, ये ना हो कि आज पाकिस्तान है तो आप हैं, पाक फौज है। ये ना हो कि देर हो जाए और कोई ऐसा नुकसान पाकिस्तान का हो जाए कि बाद में भी हमने नहीं मानना, मगर जब कोई दूसरे मुल्क हमला करते हैं तो फिर वो जो हालत करते हैं ममालिक की, वो आप सबके सामने है। यूक्रेन की मिसाल अपने सामने ले ले। और कमज़ोरी का पता जब चल जाता है तो हर जो दूसरा मुल्क दुश्मन होता है वो अपनी कार्रवाई उसी वक्त करता है। उसको पता होता है कि इसको और पीछे कर दे ताकि ये पहाड़ों के दौर में चले जाए, दोबारा उठने के काबिल ना रहे। कोई आपकी मदद नहीं करेगा जंग में, अगर खुदा न खास्ता जंग हो जाए तो। वो इसलिए नहीं करेगा कि उनको पता है कि इनका तो रोज़ का ये काम है, ये तो खुद अपनी कौम के साथ दयानतदार नहीं है। हम इनके मुल्क के लिए क्या मदद करें। आपको ये भी पता ही है कि अमेरिका जब ये 71 की जंग हुई थी तो जो मदद वहाँ से पहुँची थी वो मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हो गया था। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।